वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का जो लास्ट 2 टॉपिक्स बचा हुआ था उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक्स को नहीं देखा है देन सारी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल, या फिर आप आई बटन को भी क्लिक करके प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने 12th टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं एंड द नेम ऑफ द 12th टॉपिक इज रीडिंग द यूनिवर्स। सो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आई होप कि आप लोगों ने इसके प्रीवियस वाले टॉपिक को ज़रूर पढ़ा होगा। सो फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से शॉर्ट में समझा देती हूँ कि हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा था। सो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन। सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस टॉपिक में हमने ये देखा था कि क्लर्जी मैन का, चर्च मैन का जो बिलीफ था, जो कि बेसिकली वो जियोसेंट्रिक थ्योरी के ऊपर बिलीव करते थे। जियोसेंट्रिक यानी कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स के सेंटर में है एंड बाकी के जो सेलेस्टियल प्लैनेट्स है, इवन जो सन है, वो अर्थ के अराउंड रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सो ये उनका थ्योरी था, बट कॉपरनिकस ने उनके जियोसेंट्रिक थ्योरी को रॉन्ग प्रूव कर दिया था अपना हेलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रपोज करके। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि कॉपरनिकस के अकॉर्डिंग अर्थ नहीं बल्कि जो सन है वो सोलर सिस्टम के मिडिल में है, सेंटर में है, एंड बाकी के जो प्लैनेट्स है इंक्लूडिंग अर्थ वो सन के अराउंड रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। बट साथ ही हमने ये भी देखा था कि कॉपरनिकस ने अपना जो थ्योरी था उसको अपना एक मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा था। उस मैन्युस्क्रिप्ट का नाम था दी रेवोल्यूशनरी बस एंड उन्होंने अपने मैन्युस्क्रिप्ट को कभी भी प्रिंट नहीं करवाया था। बट जब वो अपने डेथ बेड पे थे देन उन्होंने अपना मैन्युस्क्रिप्ट को अपने फॉलोअर्स को दे दिया एंड फिर बहुत बाद में लोगों को इसके बारे में पता चला, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में पता चला एंड बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर यकीन भी नहीं किया। बट फिर बहुत बाद में, करीब हाफ ऑफ ए सेंचुरी के बाद में, जब और बड़े बड़े साइंटिस्ट अपना डिस्कवरीज कर रहे थे और सारे जो साइंटिस्ट थे वो आ रहे थे, जैसे कि 3 मेन साइंटिस्ट के बारे में बता रखा है इस टॉपिक में। पहले थे जोनाहन केपलर, दूसरे थे गैलीलियो गैलीली एंड तीसरे थे आइजैक न्यूटन। सो जब इन साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरीज दी, अपनी थ्योरीज दी बाद में, देन सबको रियलाइज हुआ कि कॉपरनिकस ने जो अपना थ्योरी दिया था वो 100% सही है। सो ये सब कुछ हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था एंड इस टॉपिक में बता रखा है कि जो गैलीलियो थे, जो कि एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर थे, सो गैलीलियो ने एक बार ये रिमार्क किया था। रिमार्क यानी कि कमेंट करना, टिप्पणी करना। सो गैलीलियो ने बाइबल के ऊपर, जो कि क्रिश्चियन का होली बुक है, सो उन्होंने बाइबल के ऊपर एक बार ये कमेंट किया था कि बाइबल में ये तो बता रखा है कि हेवन यानी कि स्वर्ग एक ऐसा प्लेस जहाँ पे भगवान रहते हैं एंड हेवन में बस उन्हीं लोगों को एंट्री मिलता है जो अपने लाइफ में अच्छे कर्म करता है, अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, जो गुड पीपल होते हैं, उन्हीं को हेवन में एंट्री मिलती है। इवन ये भी बिलीव है लोगों का कि जो हेवन है वो आकाश में, स्काई में बहुत दूर पे है एंड जो लोग भी हेवन जाता है मरने के बाद उन लोगों को अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलता है, परम आनंद मिलता है। सो गैलीलियो ने ये कमेंट किया था कि बाइबल में ये तो बता रखा है कि हेवन तक जाने का जो रोड है, जो मार्ग है, जो राह है, उसके ऊपर प्रकाशित किया गया है, यानी कि उसके बारे में बता रखा है कि एक व्यक्ति क्या वो काम करे, कैसे वो कर्म करे जिसके बाद उन्हें डेथ के बाद हेवन में जाने का मौका मिले या फिर हेवन में एंट्री मिले। सो बाइबल में ये बता रखा था, बट बाइबल में हेवन किस तरह से वर्क करता है, स्वर्ग किस तरह से काम करता है, उसका क्या सिस्टम होता है, इन सब के बारे में नहीं बता रखा था। सो गैलीलियो ने ये कमेंट किया था बाइबल के ऊपर। The work of this thinker showed that knowledge as distinct from belief was based on observation and experiment. So ऐसे thinkers, गैलीलियो जैसे thinkers ने जब अपना वर्क किया, जब वो लोग क्वेश्चन पूछने लगे बाइबल के बहुत सारे, आप कह सकते हैं थ्योरीज, या फिर बाइबल में भी जो बहुत कुछ लिखा हुआ था, प्रैक्टिसेस वगैरह, एंड जो क्लर्जी मैन जो प्रैक्टिसेस करवाते थे, जो एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ था, जो लोग श्रद्धा कर रहे थे इन सारे अलग अलग प्रैक्टिसेस के ऊपर, अब ऐसे थिंकर्स, गैलीलियो जैसे थिंकर्स उनको क्वेश्चन करने लगे, उनसे पूछने लगे एंड साथ ही ऐसे थिंकर्स ने ये बताया है कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है बिलीफ से, यानी कि
बिलीफ यानी कि श्रद्धा, किसी चीज पर आपका आस्था होता है, उसको बिलीफ कहते हैं। सो गैलीलियो ने एंड फिर बाद के थिंकर्स ने ये बताया है कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम बिलीफ यानी कि विश्वास से। यानी कि नॉलेज का कॉन्सेप्ट एंड बिलीफ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के ऊपर बिलीव करता है, अगर भगवान के ऊपर उसका पूर्ण आस्था है, देन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास नॉलेज भी है। सो बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट बुक में ये बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डीपली रिलीजियस होता है, किसी चीज़ के ऊपर, भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, श्रद्धा होता है, देन वो ट्रू नॉलेज को एक्वायर करता है। बट ऐसे थिंकर्स ने क्या कहा था कि नॉलेज का कॉन्सेप्ट एंड बिलीफ सिस्टम जो है वो अलग चीज़ है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के ऊपर बिलीव करता है या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास ट्रू नॉलेज है। नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर एंड ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। यानी कि नॉलेज तभी आएगा, सच्चा ज्ञान आप लोगों को तभी मिलेगा जब आप उस बिलीफ को एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग करना, परीक्षण करना। अगर कोई बिलीफ है, अगर कोई आइडिया है, अगर आप उसको टेस्ट करेंगे एंड उसके बाद आप उसको अगर ऑब्जर्व करेंगे एंड अगर वो राइट साबित होता है, देन आप उसको कह सकते हैं कि ये एक नॉलेज है, ये एक ज्ञान है। सो इन थिंकर्स का कहने का मतलब ये था, जैसा कि हमने पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया और हमने अपने जो प्रीवियस टॉपिक्स थे उसमें ये बहुत अच्छे से देखा, जैसे कि जो क्रिश्चियंस थे, जो क्लर्जीमैन थे, वो इंडल्जेंस को सेल करते थे। इंडल्जेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि लोगों को एक अश्योरिटी देता था कि उनको स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगा। सो लोगों ने बस इसके ऊपर बिलीव किया, ये बस उनका एक विश्वास था। ये नॉलेज तो नहीं था, ज्ञान तो नहीं था, या फिर हम इस पे आंख मूंद के विश्वास तो नहीं कर सकते थे। बाद में पता चला ये सब कुछ बकवास है। सो गैलीलियो एंड अदर थिंकर्स का मानना यह था कि अगर आप नॉलेज को एक्वायर करना चाहते हैं, देन आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, उसको आपको प्रयोग करना होगा एंड ऑब्जर्व करना होगा। यानी कि जितने भी जो साइंटिस्ट है, जितने भी एस्ट्रोनॉमर है, उन्होंने जितने भी थ्योरीज या फिर लॉ दिया है वो एप्लीकेबल है। अगर आप उन सारे लॉज को, जितने भी हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जितने भी थ्योरीज एंड लॉ पढ़ते हैं, अगर हम उन थ्योरीज को, उन लॉज को एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड फिर ऑब्जर्व करेंगे, देन हम भी वो चीज़ देख सकते हैं। बट क्रिश्चियन लोग, क्लर्जीमैन लोग जो बिलीफ सिस्टम बना के रखे थे, नहीं ऐसे करने से, ऐसे रिचुअल्स को परफॉर्म करने से आपका ये होगा, वो होगा, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख नहीं सकते हैं कि हाँ सच में ऐसे होता है कि नहीं। सो इन थिंकर्स का बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है एंड बिलीफ का जो सिस्टम है वो डिफरेंट है, एंड हमें इन दोनों चीज़ों को डिफरेंट ही रखना चाहिए। Once this scientist had shown the way experiments and investigation into what came to be called physics, chemistry, biology expanded rapidly। यानी कि जब एक बार इन साइंटिस्ट ने लोगों को बताया कि कैसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कैसे आप एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रयोग करके फिर उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो जब इन साइंटिस्ट ने इस तरीके को बताया है लोगों को, फिर ये जो तरीका है वही फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जैसे इंपॉर्टेंट साइंस के सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। सो फिजिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स बेसिकली हिंदी में उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र कहते हैं एंड बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। सो ये तीनों जो सब्जेक्ट है साइंस का, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। ये इन तीनों सब्जेक्ट्स में हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं वो किसी बिलीफ की वजह से नहीं है कि हाँ किसी ने ये देखा था, किसी ने ये बता दिया और हम उसको बहुत सालों से सच मानते आ रहे हैं। नहीं, बल्कि हम इन सब्जेक्ट्स में जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो भी थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं, अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद और फिर इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, देन हमें वो सारी चीज़ें देखने को भी मिलती है। सो ये सब जो सब्जेक्ट्स है उसके बाद रैपिडली यानी कि तेजी से एक्सपैंड होने लगा, फैलने लगा। सो अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, सारा टॉपिक्स को देखा है, देन हमने ये देखा है कि सबसे शुरुआत में यूनिवर्सिटीज़ में मेनली लॉ का जो सब्जेक्ट था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा फेमस था। क्यों फेमस था? क्योंकि लॉयर का बहुत ज़्यादा डिमांड था इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली। उसके बाद धीरे धीरे जब ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, जब ह्यूमनिस्ट व्यूज़ आए, देन ह्यूमनिस्ट जो सब्जेक्ट थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने लगा, जैसे कि हिस्ट्री, मॉरल फिलोसफी, ग्रामर, पोट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स लोग पढ़ने लगे। यूनिवर्सिटीज़ में भी ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने लगे। बट अब हमें देखने को मिला कि जब
इन साइंटिस्ट, इन थिंकर्स एंड इन एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी जब थ्योरीज दी लोगों को, देन ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट थे उनका अब ग्रोथ स्टार्ट हो रहा था. Historians wait to label this new approach to the knowledge of man and nature the scientific revolution. यानी कि historians ने ये जो एक न्यू अप्रोच था नॉलेज ऑफ मैन एंड नेचर को लेकर, यानी कि प्रकृति को लेकर, मैन को लेकर एक जो न्यू नॉलेज आ रहा था, इसको हिस्टोरियंस ने साइंटिफिक रेवोल्यूशन नाम दिया. यानी कि वैज्ञानिक क्रांति, साइंस में एक क्रांति आया, एक रेवोल्यूशन आया, एंड इसीलिए हिस्टोरियंस ने इन चेंजेस को साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहा. कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, यानी कि इसके रिजल्ट में क्या होता है, इन द माइंड्स ऑफ स्केप्टिक्स and non-believers, God began to be replaced by nature as the source of creation. So skeptics basically नास्तिक लोगों को कहा जाता है जो कि non-believers होते हैं, जिनको गॉड के ऊपर या फिर किसी भी आप कह सकते हैं किसी प्रैक्टिस या फिर किसी रिलीजियस थिंग्स के ऊपर बिलीफ नहीं होता है. सो अब स्केप्टिक्स के माइंड में गॉड का जो एक प्लेस था, वो गॉड का प्लेस अब नेचर के थ्रू रिप्लेस हो गया. यानी कि उनके मन में जो एक गॉड का प्लेस था, गॉड का जगह था, अब उनके मन में वो जो गॉड का जगह था वो नेचर से रिप्लेस हो गया. उनके अकॉर्डिंग जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो कुदरत है, वही क्रिएशन का सोर्स है. सो गॉड का जो इमेज था वो अब नेचर से रिप्लेस हो गया. Even those who retained their faith in God started talking about a distinct God who does not directly regulate the act of living in the material world. यानी कि वो लोग जो कि गॉड के ऊपर बिलीव रखते हैं, अपना जो बिलीव था गॉड के ऊपर उसको कंटिन्यू रखते हैं, अब वो ये कहने लगे कि हम मानते हैं कि एक डिस्टेंट गॉड है, यानी कि दूर में कहीं एक भगवान है जिसको हम लोग तो नहीं देख सकते हैं बट वो हमें देखते रहते हैं. सो एक डिस्टेंट गॉड है, दूर में हेवन में एक गॉड है who does not directly regulate the act of living in the material world. Material world यानी कि हमारा जो ये भौतिक संसार है, हमारा जो ये वर्ल्ड है, सो वो गॉड हमें डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करता है, यानी कि हमें नियंत्रण नहीं करता है कि हम इस मैटेरियल वर्ल्ड में किस तरह से रहे, किस तरह से अपना जो लाइफ है उसको बिताए. सो गॉड हमें डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करता, इसीलिए हम अपनी मर्जी से एंड फ्रीली जी सकते हैं. हमें किसी भी चर्च या फिर किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को या फिर क्लर्जीमैन की बातों को नहीं मानना पड़ेगा कि हाँ भगवान ने इस तरह से लाइफ जीने के लिए कहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करने लग जाओ. सो आप अपने लाइफ को फ्रीली जी सकते हैं बिना किसी के कंट्रोल के, बिना फर्स्ट ऑर्डर, बिना सेकंड ऑर्डर के कंट्रोल के. सो ये सब कुछ अब जो लोग थे जो गॉड के ऊपर बिलीव करते थे वो लोग ऐसे बात कहने लगे. Such ideas were popularized through scientific societies that stabilize a new scientific culture in the public domain. यानी कि अब ये जो आइडियाज़ है साइंटिफिक रेवोल्यूशन के दौरान जो भी अब न्यू आइडियाज़ उभर के आ रहे थे, सो ये जो आइडियाज़ थे ये कैसे प्रसिद्ध हो रहे थे, थ्रू साइंटिफिक सोसाइटीज़. यानी कि साइंटिफिक सोसाइटीज़ बनने लगी जो कि न्यू साइंटिफिक कल्चर को प्रमोट कर रहा था, उसको स्टेबलाइज कर रहा था पब्लिक डोमेन में, यानी कि पब्लिक फील्ड में, पब्लिक एरियाज में लोगों को न्यू साइंटिफिक कल्चर के बारे में बता रहा था. सो बहुत सारे साइंटिफिक सोसाइटीज बनाई गई एंड यहाँ पे दो साइंटिफिक सोसाइटीज के बारे में लिखा हुआ है. द पेरिस एकेडमी स्टेबलाइज इन 1670 एंड द रॉयल सोसाइटी इन लंदन फॉर द प्रमोशन ऑफ नेचुरल नॉलेज इन 1662. यानी कि दो सोसाइटीज के बारे में बता रखा है. पहला है पेरिस एकेडमी जो कि 1670 में स्टेबलाइज होता है, एंड दूसरा है रॉयल सोसाइटी इन लंदन जो कि 1662 में स्टेबलाइज होता है, बेसिकली नेचुरल नॉलेज के प्रमोशन के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए. सो इन दोनों ही साइंटिफिक सोसाइटीज में लेक्चर्स हेल्ड करवाए जाते हैं, लेक्चर्स दिए जाते हैं, साथ ही एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट किए जाते हैं फॉर पब्लिक व्यूइंग. यानी कि जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो लोग इस एक्सपेरिमेंट्स को देख सकते हैं एंड इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं. सो ऐसे सोसाइटीज बनाई गई न्यू साइंटिफिक कल्चर को प्रमोट करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 12th टॉपिक. Now let's move to our next topic, which is the last topic of this chapter. Was there a European Renaissance in the 14th century? Question mark. So इस टॉपिक में हमसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है, क्या 14th सेंचुरी के दौरान यूरोप में रेनेसेंस आया था, यूरोपियन रेनेसेंस हुआ था. रेनेसेंस यानी कि रिवाइवल या फिर रीबर्थ,
जिसको हिंदी में पुनर्जागरण या फिर पुनर्जन्म कहा जाता है। सो क्या 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड में यूरोप में सच में रेनेसेंस आया था, सच में रिवाइवल हुआ था? सो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। सो इस टॉपिक में हम लोग रेनेसेंस का जो ये कॉन्सेप्ट है उसको रिकंसिडर करेंगे, यानी कि उसके ऊपर पुनः विचार करेंगे। हम लोग फिर से इस टॉपिक में, लास्ट टॉपिक में रेनेसेंस का जो ये कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर फिर से हम लोग ध्यान देंगे, फिर से हम उसके बारे में बात करेंगे। सो इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही हमसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर 2 क्वेश्चन के बारे में बता रखा है। पहला क्वेश्चन है, can we see this period as marking a sharp break with the past and the rebirth of ideas from Greek and Roman tradition? So इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक टाइमलाइन को देखेंगे। So basically आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर का जो ये लास्ट टॉपिक है, इस लास्ट टॉपिक में हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं इस चैप्टर में, उन सारे टॉपिक्स को दोबारा से एक बार रिकॉल करने वाले हैं। दोबारा से हम लोग उन सारे टॉपिक्स के ऊपर विचार करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम उस टाइमलाइन को देखते हैं, जिस टाइमलाइन को देख के हमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बेसिकली 5th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था उसको मिडिल एज या फिर मेडाइवल एरा कहा गया है बाय सम ह्यूमनिस्ट एंड बाय सम स्कॉलर्स। इस टाइम पीरियड के दौरान जो यूरोप था, यूरोप में फ्यूडलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, फ्यूडलिज्म का जो सिस्टम था वो डेवलप हुआ था, और साथ ही इस टाइम पीरियड में जो डेवलपमेंट था यूरोप में वो ना के बराबर था। मिडिल एज को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डार्क एज, अर्ली मिडिल एज एंड लेट मिडिल एज। एंड इन सब के बारे में हमने, जो हमारा टॉपिक था द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री, उस टॉपिक में हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद होगा। बेसिकली जो ह्यूमनिस्ट थे उनका मानना ये था कि 5th से लेकर 14th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था वो मेडाइवल एज था, एंड 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था यूरोप में, वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में यूरोप में रेनेसेंस हुआ था। रेनेसेंस यानी कि रीबर्थ, रिवाइवल। जिस टाइम पीरियड में यूरोप में बहुत सारे पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस हुए थे, जिसको कुछ ह्यूमनिस्ट ने, बेसिकली बकहार्ट ने, जैकब बकहार्ट जो थे, जो कि एक स्कॉलर थे, उन्होंने ये कहा कि यूरोप में जो भी कल्चरल एंड जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हुए बेसिकली 14th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी के दौरान, उस चेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग रेनेसेंस, ये जो टर्म है उसको यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है रीबर्थ या फिर रिवाइवल। कुछ ह्यूमनिस्ट ने ये कहा था कि जिस टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता था, रोमन एम्पायर के कोलैप्स होने के बाद यूरोप में एक डार्क एज आ गया। बेसिकली 5th और 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड को ही डार्क एज कहा गया है। ह्यूमनिस्ट का मानना यह था कि जिस टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर था, उस टाइम पीरियड में यूरोप में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, एंड यूरोप में बहुत अच्छी चीज़ें हुई थी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। बट जब रोमन एम्पायर का कोलैप्स हो जाता है, रोमन एम्पायर ख़त्म हो जाता है, देन यूरोप में एक डार्क एज की शुरुआत होती है 5th सेंचुरी के टाइम पीरियड के बाद में। एंड फिर 5th से लेकर 14th सेंचुरी का टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में यूरोप में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं होता है। बट 14th सेंचुरी का जो बाद का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, जो कि हमने चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एंड साथ ही रोमन एम्पायर का जो कल्चर था, जो लर्निंग था, जो टैक्स था, वो सब कुछ, ये जो टाइम पीरियड था रेनेसांस का टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर का जो नॉलेज था उसका रिवाइवल हो रहा था। रोमन एम्पायर के जो टैक्स थे, जो आप कह सकते हैं जो लर्निंग्स थे, उनका पुनर्जागरण हो रहा था, वो लोग पुनर्जन्म ले रहे थे। इसीलिए रिवाइवल टर्म यूज किया गया था। रिवाइवल यानी कि पुनर्जन्म, पुनः जागरण। जो भी लर्निंग्स था रोमन एम्पायर का, जो कि बेसिकली मेडाइवल एरा में खत्म हो गया था, उसका एंड हो गया था, वो सारे लर्निंग्स इस टाइम पीरियड में फिर से जाग रहे थे, फिर से इन लर्निंग्स का, इन टेक्स्ट का जन्म हो रहा था। इसीलिए रेनेसांस ये जो टर्म है ये यूज किया गया बाय ह्यूमनिस्ट लाइक जैकब बकहार्ट। क्वेश्चन ये है कि ये जो टाइम पीरियड है, ये जो 5th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, क्या यह सच में एक बैरियर की तरह है बिटवीन द पास्ट एंड द रीबर्थ ऑफ आइडियाज फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन? यानी कि ये है यूरोप का पास्ट, जब रोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता था, जब रोम का और ग्रीक का जो नॉलेज था, जो ट्रेडिशन था, जो आइडियाज था, वो एग्जिस्ट करता था। एंड ये है, आप कह सकते हैं प्रेजेंट, या फिर ये वो टाइम पीरियड था जब इन सारे ट्रेडिशन का, इन सारे आइडियाज का रीबर्थ हो रहा था, रिवाइवल हो रहा था। क्वेश्चन ये पूछा गया है
कि ये जो टाइम पीरियड है, जो मेडाइवल एरा है, क्या ये टाइम पीरियड सच में एक बैरियर था इन दोनों टाइम पीरियड के बिटवीन में? क्या ये टाइम पीरियड सच में एक, आप कह सकते हैं, ब्रेक था, एक सच में एक ब्लॉक था इन दोनों टाइम पीरियड के बिटवीन में? सो यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है दैट दिस पीरियड यानी कि मेडाइवल पीरियड क्या सच में एक ब्रेक था, एक बैरियर था विद द पास्ट, यानी कि जब रोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता था, एंड द रीबर्थ ऑफ आइडियाज फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन, यानी कि जब रिवाइवल होता है ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन का, जो आइडियाज का जब रीबर्थ होता है, सो इन दोनों पीरियड के बिटवीन में जो मेडाइवल एरा का पीरियड था, क्या वो सच में एक बैरियर था, एक ब्लॉक था? सो ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वाज द अर्लियर पीरियड बेसिकली 12th and 13th centuries अ टाइम ऑफ डार्कनेस, यानी कि जो मैंने आपको टाइमलाइन में बताया 5th से लेकर 17th सेंचुरी, सो ये जो मिडिल टाइम पीरियड था बेसिकली 12th and 13th सेंचुरी में, क्या सच में एक डार्कनेस आया था? क्या सच में उस टाइम पीरियड को हम लोग डार्क एज कह सकते हैं? सो ये दोनों क्वेश्चन हमसे इस टॉपिक में पूछा गया है, एंड इस पूरे टॉपिक में हम इन दोनों क्वेश्चन के ही आंसर को देखेंगे। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट द आंसर। सो कुछ रीसेंट राइटर्स जैसे कि पीटर बर्ग, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, सो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो बर्कहार्ट है, जिनका पूरा नाम था जैकब बर्कहार्ट, जो कि स्विस स्कॉलर थे, एंड उन्होंने ही पहली बार ये जो टर्म है रेनेसांस, इसको यूज़ किया था यूरोप में 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड में जो कुछ भी कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे उसको डिस्क्राइब करने के लिए। सो पीटर ने ये सजेस्ट किया था कि जो बर्कहार्ट है, उन्होंने बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर ये जो डिफरेंसेस था दोनों टाइम पीरियड के बिटवीन में, उसको डिस्क्राइब किया है। सो दोनों टाइम पीरियड, यानी कि जिस टाइम पीरियड में कल्चरल चेंजेस हुए थे, यानी कि 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड, एंड उससे पहले वाला यानी कि 5th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी का टाइम पीरियड। सो ये जो दोनों टाइम पीरियड था, जिसको मेडाइवल एज एंड इसको आप कह सकते हैं मॉडर्न एज कहा गया है, सो इन दोनों टाइम पीरियड के बिटवीन में जो डिफरेंस था उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बर्कहार्ट ने बताया है by using the term Renaissance। Renaissance ये जो टर्म है, इसको यूज करके इन्होंने 5th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। सो बेसिकली बर्कहार्ट ने इस टाइम पीरियड को रेनेसांस का टाइम पीरियड कहा, जिस टाइम पीरियड में ग्रीक एंड जो रोमन सिविलाइजेशन था वो रीबॉर्न हुआ था, यानी कि ग्रीक का एंड जो रोम का सिविलाइजेशन था, जो संस्कृति थी, जो लर्निंग था, जो टेक्स्ट था, वो सब कुछ वैनिश हो गया था, आप कह सकते हैं वो सब कुछ खत्म हो गया था मेडाइवल एज के दौरान, बट वो सब कुछ हमें दोबारा से मिला, उन सब का रिवाइवल हुआ इस टाइम पीरियड के दौरान। सो पीटर का ये कहना था कि बर्कहार्ट ने ये सब कुछ बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया है, एंड इन्होंने दोनों टाइम पीरियड के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है रेनेसांस टर्म को यूज करके। साथ ही उन्होंने ये बताया है, scholars in earlier centuries had been familiar with Greek and Roman cultures, and religion continued to be very important part of people's life। यानी कि ऐसा नहीं था कि 14th सेंचुरी के बाद के टाइम पीरियड में ही लोगों को रोमन एंड जो ग्रीक कल्चर था उसके बारे में लोगों को पता चला, बल्कि इससे पहले भी, यानी कि जब मेडाइवल एज चल रहा था उस टाइम पीरियड में भी बहुत सारे स्कॉलर्स को ग्रीक एंड रोमन कल्चर के बारे में पता था, वो लोग उस कल्चर के बारे में फैमिलियर थे। एंड रिलीजन तब भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था पीपल के लाइफ में, एंड अब भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पीपल के लाइफ में। सो पीटर का कहना यह था कि बर्कहार्ट ने बहुत ही बढ़ा चढ़ा के ये डिफरेंसेस बताया है इस टर्म को यूज करके। ऐसा नहीं है कि मेडाइवल एज में, मेडाइवल एरा में बिल्कुल भी डेवलपमेंट्स नहीं हुए थे, या फिर उस टाइम पे रोमन एंड ग्रीक कल्चर के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, बल्कि उस टाइम पीरियड में भी हमें देखने को मिला है कि लोगों को, कुछ स्कॉलर्स को इनके बारे में पता था। सो रिवाइवल कहना, ग्रीक एंड रोमन कल्चर्स का रीबर्थ कहना मेनली 14th सेंचुरी के बाद के टाइम पीरियड में ये गलत है, एंड इसको बर्कहार्ट में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है to contrast the Renaissance as a period of dynamism and artistic creativity and the Middle Ages as a period of gloom and lack of development। यानी कि अगर हम ये जो दोनों टाइम पीरियड था उसको कॉन्ट्रास्ट करें, अगर हम उन दोनों टाइम पीरियड का डिफरेंस देखें, सो उन्होंने ये कहा था बेसिकली 5th सेंचुरी से लेकर, मैं बार बार आप लोगों को टाइमलाइन बना के दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। सो बिना टाइमलाइन के अगर आप मैं सिर्फ बता दूंगी देन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट अगर मैं टाइमलाइन बना के समझाती हूँ देन आप लोगों को बहुत हद तक ये सब कुछ समझ में आएगा। सो अगर हम इन दोनों टाइम पीरियड के डिफरेंस को देखें, सो रेनेसांस ये टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड माना गया है
जब बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जब बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे एंड आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी हुआ था। सो आर्टिस्ट वाला तो हमारा एक टॉपिक ही था। हमने प्रीवियस टॉपिक में जो आर्टिस्ट एंड रियलिज्म वाला टॉपिक था उसमें हमने ये देखा था कि कैसे जो आर्टिस्ट थे जब उन्होंने रोमन एंड ग्रीक कल्चर्स को देखे, जब उन्होंने रोमन आर्ट्स को देखे, देन वो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुए एंड फिर वो लोग भी क्रिएटिव स्कल्पचर्स बनाने लगे, क्रिएटिव पिक्चर्स बनाने लगे। और साथ ही हमने कुछ फेमस स्कल्पटर्स, कुछ फेमस पेंटर्स के बारे में भी जाना। सो हमने ये देखा था कि आर्टिस्ट ने जब पास्ट को स्टडी किया, रोमन कल्चर को स्टडी किया, देन वो लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे एंड वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे इतने अच्छे एंशिएंट स्कल्पचर्स को देखकर, पेंटिंग्स को देखकर। सो ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हुए थे सोशल एंड पॉलिटिकली, एंड साथ ही आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। आर्टिस्ट अब और ज़्यादा क्रिएटिव सोच रहे थे। एंड मिडिल एज एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में अंधकार था, जिस टाइम पीरियड में डार्कनेस था, लोगों को डार्कनेस में रखा गया, फ्यूडलिज्म इन सारे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके। साथ ही इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। सो इस तरह से दोनों टाइम पीरियड के बिटवीन में डिफरेंस किया गया है, दोनों टाइम पीरियड को कॉन्ट्रास्ट किया गया है। Many elements associated with the Renaissance in Italy can be traced back to the 12th and 13th centuries. फिर पीटर ने ये बताया है कि ऐसा नहीं है कि 14th सेंचुरी के बाद से ही ये जो रेनेसेंस हुआ, ये जो चेंजेस हुआ है वो हमें देखने को मिला है, बल्कि रेनेसेंस जो इटाली में हुए थे, जो पुनर्जागरण इटाली में हुआ था, उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हमें 12th एंड 13th सेंचुरीज के दौरान भी देखने को मिला। यानी कि बेसिकली ये बताया गया था कि 5th से लेकर 14th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था वो मेडाइवल एज था, डार्क एज था, एंड फिर 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड में चेंजेस हुए थे, रेनेसेंस आया था। बट पीटर ने ये कहा कि नहीं, इटाली में जो रेनेसेंस आए थे उसके बहुत सारे एलिमेंट्स, आप कह सकते हैं रेनेसेंस टाइम में बहुत सारे चेंजेस हमें 12th एंड 13th सेंचुरीज के दौरान भी देखने को मिला। सो बेसिकली बखाट के द्वारा, ह्यूमनिस्ट के द्वारा ये जो टाइम पीरियड था इसको डार्क एज कहा गया था, इसको तो मेडाइवल एज कहा गया था। तब हम इस टाइम पीरियड में ये सारे चेंजेस को कैसे देख सकते हैं? सो उन्होंने कहा कि बखाट ने बहुत ही बढ़ा चढ़ा के ये सब कुछ बताया है एंड बेकार ही में उन्होंने ये जो पूरा टाइम पीरियड था इसको दो पार्ट्स में बांट दिया है रेनेसेंस टर्म यूज करके। इट हैज बीन सजेस्टेड बाय हिस्टोरियंस दैट द 9th century in France there had been family literacy and artistic blossoming। यानी कि पीटर ने ये भी कहा कि 12th एंड 13th सेंचुरी को तो छोड़ ही दो, अगर आप 9th सेंचुरी में भी देखेंगे फ्रांस में, तो 9th सेंचुरी में भी फ्रांस में हमें कुछ लिटरेसी, सिमिलर लिटरेसी देखने को मिला है। यानी कि रेनेसेंस के टाइम पीरियड में जो लिटरेसी इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे, जो लिटरेसी आ रहे थे, वो लिटरेसी हमें 9th सेंचुरी में भी देखने को मिला है फ्रांस में। और साथ ही आर्टिस्टिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सब कुछ इतना फल फूल रहा था, ये सब कुछ इतना डेवलप हो रहा था इस टाइम पीरियड के दौरान, ये सब कुछ हमें फ्रांस में 9th सेंचुरी को भी देखने को मिला है। सो ये कहना बहुत ज़्यादा गलत है कि 5th से लेकर 14th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था वो एक डार्क एज था एंड इस एज में कुछ भी डेवलपमेंट्स नहीं हुआ एंड 14th सेंचुरी के बाद के टाइम पीरियड में ही सारे डेवलपमेंट्स हुए। सो ये कहना बहुत ज़्यादा गलत है एंड इस टाइम पीरियड को क्लासिफाई करना भी बहुत ज़्यादा गलत है। पूरा जो पीरियड है उसको पीरियडिकेशन करना भी बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हमें रेनेसेंस के, मेडाइवल एजेस में भी देखने को मिले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा द कल्चरल चेंजेस इन यूरोप एट दिस टाइम वे नॉट शेप्ड ओनली बाय द क्लासिकल सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि यूरोप में चेंजेस नहीं हुए हैं, यूरोप में चेंजेस आए हैं, कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल चेंजेस आए हैं, बट ये कहना गलत है कि 14th सेंचुरी के बाद आए हैं एंड वो एक रेनेसेंस है, वो एक आप कह सकते हैं रोम एंड ग्रीक लर्निंग का रीबर्थ है। ये कहना गलत है, क्योंकि जितने भी कल्चरल चेंजेस हुए थे यूरोप में इस टाइम पीरियड के दौरान वो सिर्फ रोम एंड ग्रीस के क्लासिकल सिविलाइजेशन की वजह से नहीं हुए थे। सो पीटर का कहना यह है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से यूरोप में चेंजेस हुए, जिसकी वजह से यूरोप में डेवलपमेंट्स हुए। रोमन कल्चर को, ग्रीक कल्चर को, रोमन एंड ग्रीक के लर्निंग्स को हम लोग दोबारा से जान रहे थे, इसकी वजह से आप कह सकते हैं चेंजेस नहीं हुए थे, इसकी वजह से रीबर्थ नहीं आया था। The archaeological and literacy recovery of Roman culture did not create a great admiration of that civilization। यानी कि
रोमन कल्चर का जब आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेसी रिकवरी हुई, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने रोमन एम्पायर के, रोमन कल्चर के बिल्डिंग्स को या फिर ऑब्जेक्ट्स को एक्सकेवेट करके रिकवर किया, जब रोमन कल्चर के लिटरेसी वर्क को जैसे कि टैक्स वगैरह को रिकवर किया गया, सो यही एक इकलौता रीज़न नहीं था या फिर यही एक इकलौता कारण नहीं था जिसकी वजह से यूरोप में आप कह सकते हैं चेंजेस हुए थे, डेवलपमेंट्स हुए थे, यूरोप में रेनेसेंस का टाइम पीरियड आया था, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूरोप में चेंजेस हुए, यूरोप में डेवलपमेंट हुए। सो अब पीटर ने हमें उन फैक्टर्स के बारे में बता रखा है। बट टेक्नोलॉजिकल एंड स्किल्स इन एशिया हैड मूव्ड far ahead of what the Greek and Romans had known। यानी कि एशिया में अगर आप देखेंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट में जो टेक्नोलॉजीज थी, जो स्किल्स थे, वो बहुत आगे बढ़ चुके थे जो कि ग्रीक एंड रोमन्स को भी नहीं पता था। Much more of the world had become connected and the new techniques of navigation enabled people to sail much further than had been possible earlier। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं फैक्टर या फिर कारण ये था डेवलपमेंट का कि अब पूरा जो वर्ल्ड था अब कनेक्टेड हो रहा था, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ जुड़ रहा था, लिंक कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था। साथ ही नेविगेशन क्या होता है? जब आप बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े जहाज़ों के थ्रू मूवमेंट करते हो, ओशियंस में आप मूव करते हो, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हो, देन उसको नेविगेशन कहा गया है। सो पीटर्स ने ये कहा था कि अब नेविगेशन का यानी कि समुद्री यात्रा करने का जहाज में, उसके लिए अब नई टेक्निक्स आ रही थी जिसकी वजह से अब लोग ज़्यादा दूर तक पहुंच सकते थे, ज़्यादा दूर तक जल यात्रा कर सकते थे एज पॉसिबल अर्लियर। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे न्यू टेक्निक्स आ रही थी और नेविगेशन का भी न्यू टेक्निक्स आ रही थी जिसकी वजह से अब लोग जल यात्रा बहुत ही तेजी से और बहुत ही दूर तक कर सकते थे एज पॉसिबल। सो हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि यूरोप के बहुत सारे जो एक्सप्लोरर है, जब नेविगेशन में न्यू टेक्निक्स आती है, जब नेविगेशन और अच्छा हो जाता है, देन यूरोप के बहुत सारे एक्सप्लोरर क्या करते हैं? जल यात्रा करते हैं, समुद्री यात्रा करते हैं न्यू लैंड की डिस्कवरीज में। एंड यूरोप का आप कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी जब यूरोप के एक एक्सप्लोरर ने, जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था। सो ये एक उनका बहुत ही बड़ा डिस्कवरी था। सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, न्यू टेक्निक्स आ रही है, सो ये एक रीज़न था यूरोप में जो भी चेंजेस हुए थे, यूरोप में जितना भी डेवलपमेंट हुआ था, ये सारे रीज़न है क्योंकि अब पूरा जो वर्ल्ड है वो ज़्यादा कनेक्टेड हो रहा था एंड ज़्यादा टेक्निक्स आ रही थी। और साथ ही इस्लाम रिलीजन का एक्सपेंशन हो रहा था, साथ ही मंगोल का भी एक्सपेंशन हो रहा था। इस्लाम रिलीजन हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे इस्लाम जो रिलीजन था वो अरेबियन पेनिनसुला में क्रिएट होता है, उसका क्रिएशन होता है और फिर धीरे धीरे इस्लाम रिलीजन कितने एरियाज तक फैल जाता है। सेंट्रल इस्लामिक जो लैंड था उसमें हमने बेसिकली इसी के बारे में पढ़ा था, इस्लाम रिलीजन के बारे में ही पढ़ा था। सो इस्लाम रिलीजन का भी एक्सपेंशन हो रहा था। साथ ही जो मंगोल्स थे, जो हमारा एक चैप्टर भी था, सो मंगोल्स जो एम्पायर था वो बेसिकली एशिया का एम्पायर था। सो मंगोल्स बहुत बड़े एरिया में रूल करता है, बहुत बड़े एरिया को अपना कंट्रोल में रखता है। सो ये दो रीज़न थे, पहला तो इस्लाम का एक्सपेंशन एंड दूसरा था मंगोल कॉन्क्वेस्ट had linked Asia and North Africa with Europe, not politically but in terms of trade and of learning skill। यानी कि इस्लाम का एक्सपेंशन हो रहा था, पहला रीज़न ये, एंड दूसरा रीज़न मंगोल का कॉन्क्वेस्ट यानी कि मंगोल्स का कब्जा। सो ये वो दो रीजंस थे जिसकी वजह से जो एशिया था और जो नॉर्थ अफ्रीका था वो यूरोप के साथ जुड़ रहा था, वो यूरोप के साथ लिंक हो रहा था। भले ही पॉलिटिकली लिंक नहीं कर रहा था, बट अगर हम ट्रेड एंड लर्निंग स्किल के टर्म में देखें तो जो एशिया एंड जो नॉर्थ अफ्रीका था वो यूरोप के साथ जुड़ रहा था, यूरोप के साथ लिंक कर रहा था, यानी कि व्यापार बहुत ज़्यादा हो रहा था यूरोप के साथ, नॉर्थ अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप के बीच में। और साथ ही जो लर्निंग है, जो स्किल्स है, वो भी बहुत ज़्यादा रैपिडली एक्सपेंड हो रहे थे, बहुत ही तेज़ी से लर्निंग एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुँच रहा था। The Europeans learned not just from the Greeks and Romans but from India, from Arabia, from Iran, from Central Asia and China। यानी कि यूरोपियंस ने सिर्फ और सिर्फ ग्रीक्स एंड रोमन्स से ही नहीं सीखा। सो बेसिकली यही ना कहा गया कि यूरोपियंस में जो भी चेंजेस हुए, यूरोप में जो भी डेवलपमेंट हुआ, वो किसकी वजह से हुआ?
क्योंकि हमारा जो पास्ट था वो इतना डेवलप था, जो रोमन कल्चर था, जो ग्रीक एंड रोमन लर्निंग्स था वो इतना डेवलप था, वो इतना अच्छा था, एंड उसी को हम लोग रिवाइव कर रहे हैं। मतलब कि पहले ही हमारा जो यूरोप था वो डेवलप था, बट बीच के टाइम पीरियड में हमारा जो डेवलपमेंट था वो रुक गया था, कम हो गया था, फ्यूडलिज्म सिस्टम ये सब कुछ आने की वजह से। एंड अब हम उसी डेवलपमेंट को दोबारा से रिक्रिएट कर रहे हैं, रीडेवलप कर रहे हैं, रीबर्थ हो रहा है उन्हीं सारी लर्निंग्स का। बट पीटर का कहना यह था कि यूरोप सिर्फ और सिर्फ ग्रीक एंड रोमन से ही नहीं सीखा, बल्कि यूरोप बहुत कुछ इंडिया से, अरेबिया से, ईरान, सेंट्रल एशिया एंड चाइना से भी सीखा। बट इन सब के ऊपर में ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, क्योंकि जब हिस्टोरियंस इस टाइम पीरियड के बारे में लिख रहे थे, जब हिस्ट्री लिख रहे थे, देन उन्होंने बेसिकली यूरोप सेंटर्ड व्यू पॉइंट से ही देखा। An important changes that did happen in this period was that gradually the private and the public sphere of life began to become separate. The public sphere meant the area of government and of formal religion, and the private sphere included the family and personal religion. यानी कि इस टाइम पीरियड में और एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये था कि अब धीरे धीरे जो प्राइवेट एंड जो पब्लिक स्पेयर ऑफ लाइफ था वो अलग हो रहे थे, वो सेपरेट हो रहे थे। यानी कि एक पर्सन के लिए उसका जो प्राइवेट लाइफ है वो एक अलग लाइफ है, एंड उसका जो पब्लिक लाइफ है वो एक अलग लाइफ है। यानी कि अब एक इंडिविजुअल, अब एक आदमी अपने लाइफ को दो स्पेयर में डिवाइड कर रहा था, दो स्पेयर में सेपरेट कर रहा था। पब्लिक लाइफ से यहाँ पे मतलब है एरिया ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर्मल रिलीजन, एंड प्राइवेट लाइफ का मतलब है, प्राइवेट स्पेयर का मतलब है जो कि फैमिली को एंड पर्सनल रिलीजन को इंक्लूड करता है। द इंडिविजुअल हैड अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक रोल, यानी कि अब एक इंडिविजुअल का प्राइवेट रोल तो होता ही है अपने घर परिवार में, उसके साथ साथ वो एक पब्लिक रोल भी परफॉर्म करने लगा। He was not simply a member of one of the three orders, he was also a person in his own right। यानी कि अब एक इंडिविजुअल, अब एक मनुष्य, ये जो थ्री ऑर्डर्स का क्रिएशन हुआ था, जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम का क्रिएशन हुआ था यूरोप में, अब इंडिविजुअल सिर्फ इन थ्री ऑर्डर्स में से किसी भी एक ऑर्डर के मेंबर नहीं रहे, बट अब वो एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जिनका खुद का राइट है, जिनके पास अधिकार है। एन आर्टिस्ट वॉज नॉट जस्ट अ मेंबर ऑफ ए गिल्ड, ही वॉज नोन फॉर हिमसेल्फ। और अब एक आर्टिस्ट, अब एक कलाकार किसी भी गिल्ड का मेंबर नहीं रहा। गिल्ड यानी कि सोसाइटी या फिर ग्रुप, यानी कि अब एक आर्टिस्ट को उनके गिल्ड, उनकी सोसाइटी या फिर उनके ग्रुप की वजह से नहीं जाने लगा, बल्कि अब आर्टिस्ट को इंडिविजुअली जाने लगा, उनके खुद के वर्क के लिए अब आर्टिस्ट को जाने लगा। एंड फिर 18th सेंचुरी में इंडिविजुअल का जो एक नया सेंस था, जो एक नया आइडिया था, उसको पॉलिटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया इन द बिलीव दैट ऑल इंडिविजुअल हैड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। हर एक इंडिविजुअल का, हर एक मनुष्य का इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है। यानी कि अब पूरा जो सोसाइटी था वो 3 वर्गों में नहीं बटा रहा। ऐसा नहीं था कि जो थर्ड वर्ग के लोग थे उन्हीं को बस टैक्स पे करना पड़ता था। अगर टैक्स पे करना पड़ेगा देन सबको पे करना पड़ेगा। अगर एक ऑर्डर के लोगों को राइट मिल रही है देन सभी ऑर्डर के लोगों को राइट मिलेगी। सो एक पॉलिटिकल वे में भी अब पॉलिटिकल राइट्स दिया जाने लगा लोगों को। और एक डेवलपमेंट ये था दैट the different region of Europe started to have their separate sense of identity based on language। यानी कि अब यूरोप के जो अलग अलग रीजन थे अब वो अपना एक सेपरेट सेंस ऑफ आइडेंटिटी को डिस्कवर कर रहा था, स्टेबलाइज कर रहा था, जो कि बेसिकली लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड था। यानी कि यूरोप के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग रीजन अपना खुद का आइडेंटिटी डेवलप कर रहा था, अपना अलग आइडेंटिटी डेवलप कर रहा था, जो कि बेसिकली लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड रहेगा। Europe earlier united partially by the Roman Empire and later by the Latin and Christianity was now dissolving into states each united by a common language। एंड अब ये जो पूरा यूरोप है जो कि पिछले मतलब कि पास्ट में बेसिकली रोमन एम्पायर द्वारा यूनाइटेड था एंड फिर बाद में लैटिन एंड क्रिश्चियनिटी द्वारा यूनाइटेड रहा। अब पूरा जो यूरोप था वो डिसॉल्व हो रहा था, टूट रहा था इनटू स्टेट में बट रहा था। और हर एक स्टेट जो है उनका खुद का कॉमन लैंग्वेज था। मतलब हर एक स्टेट कैसे यूनाइटेड था अपने खुद के कॉमन लैंग्वेज की वजह से। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लास्ट टॉपिक। सो आई होप कि पूरा चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स नहीं देखे देन उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एंड अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखना है देन उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स
एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा. सो सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून विथ माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.